गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में अध्याय 1 भाषा विचार पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा क्या है। जो भी हम अपनी दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में विचार दूसरों तक, दूसरों के विचार अपने तक हम समझ पाए, एक दूसरे के भावों का, विचारों का आदान प्रदान जो हम करते हैं वो क्या है, भाषा कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान करता है। अगर भाषा ना हो तो ना मैं आपको समझा पाऊंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, ना आप बता पाओगे आपको कितना समझ में आया और मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, है ना। तो हम भाषा से ही एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं और अपने विचारों को दूसरों को समझा पाते हैं। अब ये है कि भाषा है क्या। तो सबसे पहले तो भाषा का हम शाब्दिक रूप, जो इसका शाब्दिक रूप है वो समझेंगे। भाषा का शाब्दिक रूप, भाषा जो शब्द बना है भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या अपनी भावनाओं का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, दूसरे के सामने प्रकट करना, वो भाषा कहलाता है। सभी प्राणी, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो या व्यक्ति हो, सभी की कोई ना कोई भाषा होती है ना। बिना भाषा के बिना भाषा के एक दूसरे से, दूसरों की भावनाओं को, विचारों को हम नहीं जान सकते हैं, है ना। और इन भाषाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम अपने मुख से बहुत सारी आवाजें निकालते हैं, है ना। और वही आवाजें क्या कहलाती हैं, ध्वनियां कहलाती हैं। उन बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपने मुंह से बहुत सारी ध्वनियां निकालता है ना। तो उनकी जो मदर होती हैं, जो मम्मी होती हैं, वो समझ जाती हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उस समय तक उसका जो है शाब्दिक शक्ति उसकी विकसित नहीं होती है। लेकिन वो थोड़ी थोड़ी जो भी मुंह से आवाजें निकालता है, इशारे करता है, उन आवाजों से और इशारों के माध्यम से उसकी जो माता है, माँ है, वो समझ जाती हैं कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है, उसे क्या चाहिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो खुश है या दुखी है ना। तो वो उसके संकेतों के माध्यम से, उसकी ध्वनियों के माध्यम से समझ जाती हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी ध्वनियां जो है वो सार्थक और स्पष्ट होती चली जाती हैं और वो सीख जाता है उनका सही तरह से प्रयोग करना, और वो ही भाषा कहलाती है। जब हम सार्थक और व्यवस्थित तरीके से ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, दूसरों के विचारों को समझने लगते हैं, तो वो भाषा का माध्यम, वो भाषा कहलाती है। तो भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। निरर्थक ध्वनि भाषा नहीं हो सकती। अगर हम कुछ भी बोलने लगे, ऊटपटांग ध्वनियां मुंह से निकालने लगे, तो क्या वो भाषा हो जाएगी? नहीं। सार्थक ध्वनि जो होगी वही भाषा कहलाएगी। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। ये जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, हिंदी के, इंग्लिश की और भी सभी भाषाओं के कुछ ना कुछ चिन्ह हैं, वो सब क्या होते हैं? ध्वनियों के प्रतीक या चिन्ह कहलाते हैं। भाषा मन के भावों, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। और प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ में उसमें वर्ण, शब्द, वाक्य संरचना की भी व्यवस्था होती है। सबसे पहले बनता है वर्ण, फिर आता है शब्द, फिर आता है वाक्य, और फिर उससे पूरे लेख, निबंध, कहानी सारे हम उनकी रचना कर देते हैं। तो अब हम समझेंगे, अब हम समझ लिया हमने कि भाषा क्या है ना। और सभी, जितने भी इस दुनिया में प्राणी हैं, सभी की कुछ ना कुछ भाषा अवश्य होती है। अब हम समझेंगे कि भाषा के भेद कितने होते हैं, हम किस प्रकार। तो भाषा के जो मुख्य दो भेद होते हैं, दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक या कथित भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। अब हम मौखिक भाषा जो केवल शाब्दिक बोलकर, सुनाकर, कहकर दूसरे तक विचार पहुंचाए जाए, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कि अब मैं बोल रही हूं और आप केवल सुने, अगर देखे ना, तो वो क्या हो, एक मौखिक भाषा का उदाहरण होगा। किसी ऑडियो को सुनना, जो वीडियो ना हो, सिर्फ ऑडियो सुनना, क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब अध्यापिका ने कक्षा में आकर जो हम आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं और ब्लैक बोर्ड का प्रयोग ना करें, तो वो क्या होगा आपके लिए, मौखिक भाषा का प्रयोग। प्रश्न उत्तर सुनना,
मौखिक भाषा का प्रयोग, किसी कहानी को, कविता को समझाना मौखिक भाषा, है ना। किसी चीज को पढ़कर सुनाना, सिर्फ सुनना मौखिक भाषा, और जो पढ़ रहा है वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो ये है हमारा मौखिक भाषा। अब आए हम नंबर 2 पर आते हैं, लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हमारे पास बुक्स हैं उनसे पढ़कर हम जो अपना ज्ञान अपने में सीखते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई नई कहानियां हम तक पहुंचती हैं, या कोई भी मैसेज हम तक पहुंचता है। अभी आप सामने देख रहे हैं, आपके लिखा हुआ है भाषा के भेद। ये एक, अगर आप ना भी सुने, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ ये चीज़ भाषा के भेद बताए गए हैं। तो ये क्या है, हमारा लिखित भाषा का माध्यम, लिखकर किसी को अपने विचारों का आदान प्रदान करना, तो वो लिखित भाषा का प्रयोग है। किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैसेज, एसएमएस, आपके जो हम एसएमएस करते हैं व्हाट्सएप पर, ईमेल, ये सारे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब यह भाषा का मूल रूप है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा मूल रूप है। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा। जब दुनिया में मनुष्य आता है तो सबसे पहले क्या आता है, बोलना। लिखना तो नहीं सीखते, लिखना तो 3 साल बाद, 3.5 साल बाद बच्चे को प्ले में जब डाला जाता है तभी सीखते हैं, स्कूल में आके पहले आ ई ABCD। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले वो बोलना नहीं सीखते बच्चे, उससे पहले भी वो बोलना सीख जाते हैं। तो वो मौखिक भाषा, तब तक वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। जब लेकिन स्कूल में आते हैं, वो सीखते हैं, या घर पर उनके मम्मी पापा के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है, तब वो लिखित भाषा के संपर्क में आते हैं। अब भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग अधिक होता है। मौखिक भाषा में वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत, कहानी सुनाना, सुनना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद जो डिबेट होती हैं, नाटक, रेडियो पर हमें कोई पिक्चर तो नहीं दिखती है, सिर्फ हम आवाज़ सुनते हैं। अब तो रेडियो बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन सभी बच्चे रेडियो के विषय में जानते हैं। अभी इतने भी ज़्यादा रेडियो बिल्कुल हमने नहीं देखे हों, ऐसा नहीं है। मोबाइल, अब तो मोबाइल में खैर पिक्चर्स भी आ रही हैं, पहले लेकिन वो सिंपल वाला जो मोबाइल होता है, सिर्फ उसमें आवाज़ आती है, दिखता कुछ नहीं है। टेलीफोन आदि जो और दूरदर्शन के बहुत सारे श्रव्य कार्यक्रम जिसमें सिर्फ सुनाई देता है, आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। अब हम आएंगे, लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बाद ही होता है ना। पहले तो बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसके बाद ही उसके मुंह से कुछ ना कुछ तो ध्वनियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रदान कर सकता है। भाषा के 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना, है ना। पहले हम बोलना सीखते हैं, फिर हम सुनते हैं, और फिर हम लिखना सीखते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, एसएमएस, ईमेल आदि लिखित भाषा के रूप होते हैं। अब हम देखेंगे कि भाषाएं कई प्रकार की हैं, है ना। ये देखिए, मातृभाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले है कि मातृभाषा होती क्या है। मातृभाषा, मातृ प्लस भाषा। मातृभाषा माँ के द्वारा, जो माँ से हम सीखते हैं, माँ से हम बोलते हैं, जो माँ बोलती है और माँ से बच्चा सीखता है, वो भाषा हमारी मातृभाषा, परिवार से सीखी हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बालक का सर्वप्रथम परिचय जो होता है उसकी माँ से होता है, और जो वो परिवार के बीच में रहकर, माँ के साथ रहकर जो भाषा सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा सबकी अलग अलग होती है। हम यहाँ रहते हैं, हमारी हिंदी मातृभाषा है। गुजरात में पैदा होने वाला बच्चा शुरू से अपनी माँ से गुजराती परिवार में संपर्क रहेगा तो गुजराती सीखेगा। तमिल वाले को तमिल उसकी मातृभाषा है। सेकंड नंबर पर आती है राष्ट्रभाषा, ना, राष्ट्र की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। अधिकांश लोग, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा से ज्यादा लोग, अधिक से अधिक लोगों की संख्या जिस भाषा का प्रयोग करे वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हिंदी का प्रयोग लगभग भारत में 70% लोग जो है हिंदी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसलिए हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। राजभाषा, राजकाज की भाषा जो हो वो राजभाषा कहलाती है, जिससे उस देश के कार्यालयों में जो राजसी कार्य, राजकीय कार्य किए जाते हैं, सरकारी कार्य किए जाते हैं, उसमें उसको राजभाषा कहलाते हैं। राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में अंतर है, इन्हें एक ना समझें।
भारत में कार्यालय यानी सरकारी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर में हिंदी दिवस हम मनाते हैं। अब है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वो है जिससे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से संपर्क साधते हैं, एक दूसरे से आचार विचार का आदान प्रदान करते हैं। अब ये तो थी हमारी कुछ भाषाएं, और भारत की कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त भाषा, जिन्हें मान्यता मिली हुई है, और ये हमारे कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रादेशिक भाषाओं में अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली वहाँ की अपनी जो भाषाएं होती हैं वो प्रादेशिक भाषा कहलाती हैं, और ये इनकी कितनी भाषाएं हैं? 22 है, 22। हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। मानक भाषा, भाषा के जिस रूप को शिक्षित लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, विद्वानों द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, शुद्ध भाषा का रूप वह मानक भाषा कहलाती है ना। अब है अमानक और मानक, बहुत सारे हैं जो, और इसमें हमेशा थोड़े थोड़े संशोधन व परिवर्तन होते रहते हैं। हिंदी भाषा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है तथा संपर्क भाषा भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड मुख्य हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार बहुत सारी मानक वर्तनियों में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। बहुत सारी मानक वर्तनियां चेंज हो जाती हैं, उनकी जगह पर नई मानक वर्तनी को स्थान मिलता रहता है। अब हम कुछ पढ़ेंगे हिंदी जगत की विशेष उपलब्धियां। तो 769 में 769 ईस्वी में पहले हिंदी साहित्य दोहा कोश की रचना की गई। 1100 ईस्वी में आधुनिक देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। 1926 में कलकत्ता से पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन किया गया। 1930 में हिंदी टाइपराइटर का जन्म हुआ। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ। 1939 में हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हुई। आलम आरा एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। अब हम आएंगे बोली व उपभाषा। अब बोली क्या है और उपभाषा क्या है? तो भाषा का क्षेत्रीय रूप, जो प्रदेश की भाषा हो गई प्रादेशिक, वे तो भाषाएं होंगी, और जो एक क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती हैं वो क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती, वो क्षेत्रीय बोली कहलाती हैं। और यह भाषा अल्प विकसित रूप होता है। भाषा का अल्प विकसित यानी कम विकसित हुआ हुआ रूप, कम विकसित हुआ हुआ रूप। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। और कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में भी साहित्य की रचना की है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की अवधी भाषा में रचना की है। सूरदास जी ने सूरसागर ब्रज भाषा में, ब्रज की भाषा में, विद्यापति जी ने पदावली मैथिली भाषा में रचना की है। परंतु बोलियों में रचनाएं कम हुई हैं, आगे चलकर बोलियां सीमित रह गई हैं, इनका विकास अधिक नहीं हुआ। सबसे अधिक विकास हुआ तो खड़ी बोली का, जो हम आज भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जो लिखित में हम प्रयोग करते हैं, वो खड़ी बोली का प्रयोग है। हिंदी आधुनिक भाषा का रूप ले लिया है। कुछ अन्य बोलियां कन्नौजी, मगही, बांगड़ू, बघेली, भोजपुरी आदि भी हैं। अब उपभाषा। उपभाषा बोली का क्षेत्र थोड़ा क्षेत्रीय भाषाओं से ये अधिक, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गईं। राजस्थान की कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती हैं।
हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया, इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं 5 हैं। पश्चिमी हिंदी, इसमें 4 बोलियां आती हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, इसमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, इसमें 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मागधी, मगही, भोजपुरी और अंगिका। अब है, ये तो थी भाषा, बोलियां और उपभाषाएं। अब आता है हमारा लिपि। लिपि क्या है? तो लिपि का जो हम ध्वनियों को बोलते हैं, जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं, उन्हें लिखने की विधि, उनको लिखने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जो कुछ हम बोलते हैं उसे हम लिखेंगे कैसे? जब हम उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्हों का, कुछ आकारों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी लिपि कहलाती है। उन्हें लिखने का तरीका, उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग, चिन्ह, साइन का प्रयोग, है ना। उसके लिए कुछ हम आकार निश्चित कर लेते हैं। जैसे आ से अनार हमने इस तरीके से बनाया तो एक चिन्ह हो गया कि हमें ऐसे अनार, आ से नाम जब भी कहीं आएगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, तो वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ध्वनियों को लिखने की विधि या उनके चिन्ह बना लेने, उसे क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि का सार्थक शाब्दिक अर्थ है लीपना, है ना। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब कुछ लिपियां दी हुई हैं, ध्यान से सुनेंगे। भाषा है मराठी और लिपि है इसकी देवनागरी। मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संताली, बोडो, इन सब की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन है, जर्मन की रोमन है, फ्रांसीसी की रोमन है। उर्दू, फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और बांग्ला की बांग्ला। तो देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। जो देवनागरी लिपि है वो वैज्ञानिक लिपि है। उसकी जो मानकता जो उसे प्रदान की गई है, उसकी वैज्ञानिकता के आधार पर उसे मानकता प्रदान की गई है। और वैज्ञानिकता क्यों मिली है? क्योंकि इसमें देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। ऐसा नहीं है वही कि TO2 है, प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंग्लिश में बड़ा गड़बड़ है। हिंदी में ऐसा नहीं है, जहाँ छोटी की मात्रा है वहाँ छोटी की मात्रा है। तुम, आप, बहुत सारी चीजें हैं, सब हर एक ध्वनि का अलग चिन्ह, अलग निर्धारित किया हुआ है ना। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है ना। और लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि में एक रूपता है। अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की समस्या को सुलझाने के लिए देवनागरी पर आधारित देवग्रीप लिपि प्रस्तावित की गई है। अब इन हमारी जो देवनागरी लिपि है और भाषा जो है हमारी हिंदी, इसमें साहित्य का विशेष महत्व है। अब साहित्य क्या है? सबसे समझेंगे कि साहित्य क्या है। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा में जो इकट्ठा एकत्रित किया हुआ, उसमें जो व्यवस्थित रूप से जो भी ज्ञान की सामग्री है, जब वो इकट्ठी की जाती है उसको संभाल कर सहेज कर रखा जाता है। और व्याकरण में व्याकरण नहीं होता, साहित्य जब इसे अनुभव, ज्ञान और इन सारी चीजों का समावेश करके एक जगह संगठित किया जाता है तो वो साहित्य कहलाता है ना। इसमें ज्ञान, अनुभव की बातें निहित होती हैं। और साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य बोलचाल की भाषा होता है, विचार व्यक्त किए जाते हैं, तुकबंदी, लय का अभाव होता है। तुकबंदी लय किसमें होती है? वो पद्य में होती है। पद्य यानी कविता, गीत, है ना। और गद्य कहानी, लेख, इसमें इसकी बहुत सारी विधाएं हैं। विधाएं यानी बहुत सारे प्रकार कह सकते हो आप। जैसे गद्य में पत्र है, निबंध है, लेख हैं, कहानियां हैं, संस्मरण है, नाटक आप देखते हो, उपन्यास, जीवनी। कुछ साहित्यकार, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद जो कहानीकार हैं और बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं। निबंध में भी इन्हें बहुत ख्याति मिली। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के स्तंभ रहे हैं। मनु भंडारी, महादेवी वर्मा छायावादी स्तंभ है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ये तो कुछ हैं, और भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं।
अब आएंगे हम पद्य साहित्य पर। पद्य साहित्य में तुकबंदी विचार जो है तुकबंदी से लय के द्वारा व्यक्त करे जाते हैं। उसमें जो भी विचार है, जो भी हमें कहने हैं, वो सब एक कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से गयात्मकता होती है। गयात्मकता यानी लयबद्धता, है ना। वो कविता के रूप में हम जब कोई अपनी बात कहते हैं तो वो पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है, तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। अब पद्य साहित्य में कि बहुत सारे तरीके हैं पद्य लिखने के। दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत और पद, ये पद्य साहित्य। और पद्य के बहुत सारे कवि हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं कबीरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। ये था हमारा हिंदी साहित्य। अब आता है हमारा हिंदी व्याकरण। अब व्याकरण क्या है? वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा का निर्माण होता है। यदि ये व्यवस्थित ना हो तो भाषा क्या है? अर्थपूर्ण नहीं होगी और वो अपना महत्व नहीं रखेगी, वह अपना महत्व खो देगी। किस वर्ण शब्दता का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या गलत है, क्या सही है, यह हमें व्याकरण से पता लगता है। अगर व्याकरण ना हो तो भाषा क्या है? बिल्कुल अव्यवस्थित घर की तरह फैली हुई, बिखरी हुई दिखेगी, है ना। तो व्याकरण वह है, एक ऐसा मैनेजर है जो घर को, जैसे घर हम व्यवस्थित करते हैं तो सुंदर लगता है, इसी तरह से भाषा को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण उसे सुसज्जित करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का हमें ज्ञान करना सिखाता है ना। शुद्ध रूप, उसके शुद्ध रूप का, कहीं भी कुछ नहीं, कहाँ पर का लगाना है, कहाँ पर की, कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, कौन एक वचन है, कोई बहुवचन है, किसके साथ हमें कहाँ किस चीज का प्रयोग करना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। शुद्ध रूप का, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान और प्रयोग व्याकरण के द्वारा होता है। और व्याकरण के अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और वर्ण विचार चैप्टर 2 वो मैं आपको करा चुकी हूँ। ये आपका आज ये वाला चैप्टर हमने आज एक्सप्लेन किया। इसके कुछ मेन पॉइंट्स आप जो नोट कर सकते हैं कि जैसे कि भाषा क्या है और भाषा के प्रकार। और अभ्यास कार्य में से पहले जो मैं आज लिखित रूप से आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर 1 भाषा विचार। भाषा की परिभाषा लिखेंगे जो आप मैंने शुरू में दी थी, भाषा के भेद लिखेंगे और उसके बाद अभ्यास कार्य स्टार्ट कर देंगे। ये प्रश्न आपका एक है, बाकी के प्रश्न मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। यहाँ से आप नोट कर लेंगे। भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं, उनके 4 उदाहरण लिखिए। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा के उदाहरण पूछे हैं आपसे, तो उदाहरण आपके ये हैं, नंबर 1 कहानी सुनाना, नंबर 2 समाचार वाचन, नंबर 3 काव्य पाठ, नंबर 4 भाषण। नंबर 2 लिखित भाषा के उदाहरण। लिखित भाषा के कौन कौन से उदाहरण हैं? पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, किताबें पढ़ना, ईमेल SMS भेजना।